हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो कल एसएसटी का एग्ज़ाम्स है 19 तारीख को। तो उसमें एसएसटी के एग्ज़ाम्स में इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम आज देखते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इतिहास से उसको आज देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता आपका 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक। तो स्पीड में आप लोग रिवाइज करते चलिए, क्योंकि टाइम उतना है नहीं आप लोगों के पास अब, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं आपको यूरोप महादेश के अंतर्गत, ठीक है। इटली एवं जर्मनी यूरोप, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो बना था हुआ था कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका 4 का ए, 1815 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में बोल रहा है आपको, जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो 3 है, एक ही इधर है, ऑप्शन 3 ठो जो है वो दूसरे पेज पे है। तो चलिए देखते हैं दूसरे पेज पे, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन है 3 ठो। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन है। तो यंग यूरोप का संस्थापक आपको कौन था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी, ठीक। उसके बाद है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, आप सबको अच्छे से याद है। उसके बाद काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आप लोग इसको रिवाइज करते चलिए। 9 नंबर में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध इनमें से नहीं है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का जो संबंध था वो इटली के एकीकरण से नहीं था, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इन दोनों के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। 11 नंबर है, हिगेल कौन था? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दार्शनिक था। हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था, ठीक है। 12 नंबर है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था। तो 12 का हो जाएगा आपका 12 का ए, सेडान में हुआ था, ठीक है। 13 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण, तो 13 का हो जाएगा आपका बी, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका इन दोनों में से
मेजनी और हिटलर ने, इन दोनों ने नहीं किया था। तो इसका इसका जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये आगे है, तो इसको हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, 15 नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। 15 का हो जाएगा आपका डी, 1871 ईस्वी में। ठीक है, अब है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में है आपका सेडान युद्ध कब हुआ था, तो सेडान युद्ध जो हुआ था आपका 1870 ईस्वी में। आगे है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में है आपका 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो ये हुई थी आपको फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका भी ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। जर्मनी का जब भी नाम आया ना तो बिस्मार्क याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ये सभी को याद है, अच्छे से याद है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए जब भी यूरोप का बात आए तो उसमें से आपको 21 नंबर में यूनान को याद रखना है, यूनान से होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था आपका वो हुआ था जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल आपका रचना है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1868 ईस्वी। ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को। ठीक, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस जो है 28 नंबर क्वेश्चन वो है आपका लियो टॉल्स्टॉय की रचना। ठीक, चलिए स्पीड में इसी तरह से देखते चलिए आप लोग। उनतीस नंबर है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको नवंबर 1917। फंसाने के लिए आपने 1917 सब में दिया हुआ है, लेकिन महीना याद रखना है जो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस में जार का अर्थ सम्राट को जार बोला जाता था। ठीक है,
उसके बाद है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है फरवरी की क्रांति। फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है 1917 की पहली रूसी क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में जो हुई थी वो किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है। तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। ब्रेस्ट, तो ये हो गया आपका 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के साथ हुआ था। अब है 34 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। उसके बाद है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 35 नंबर, तो इसको लेनिन ने किया था 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। उसके बाद है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो 36 का हो जाएगा आपका रूस में, साम्यवादी का रूस में हुआ था पहला प्रयोग। उसके बाद अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? तो ये आपको स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। उसके बाद है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन जो था ना वो हिंद चीन में सम्मिलित नहीं था। वैसे नाम में चीन लगा हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है, जो उसको लगा देंगे। ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी वो पुर्तगाली थे। ठीक है। उसके बाद है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके बाद है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन जो है वो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसको। देखिए, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। कोलोन जो है हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखा था आपको फान बोय चाओ ने। ठीक है। उसके बाद है आपको 44 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो 44 का हो जाएगा आपका बी, हनोई समझौता। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे आपको कंबोडिया के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। अब उसके बाद है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो इसका बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में जो हुआ था वो किसने रद्द किया? तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड पेज पे है, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे वो बंगाल विभाजन को कैंसिल किया था। ठीक है। उसके बाद है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये तो सबको पता है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। उसके बाद हो गया ये
सिपाही विद्रोह हुआ था, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1857 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। ठीक है। चलिए, इस तरीक़ा से आप लोग अभी तक 50 क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर चुके हैं इन 15 मिनट में। तो अब और क्वेश्चंस है उसको हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 ईस्वी में की थी। ठीक है। ओ सॉरी, गलत है, ये नहीं होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। ये क्या था आपका गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये तो महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी कैसर ए हिंद की उपाधि। 54 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 55 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? समिति से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो किस समिति का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए? तो ये था आपको हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? जो आंदोलन चला रहे थे उसको वापस ले लिया गया था। तो इसका ऑप्शंस जो है, जो सेकेंड पेज पे है, तो इसको हम करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें से कौन सा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिया था किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किए थे उसको वापस लेना पड़ा था क्योंकि उसमें खून खराबा ज़्यादा होने लगा था, इसलिए। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है। उसके बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? किसी नहीं, यहाँ पे किस होगा, ये नहीं होगा, किसी नहीं होगा, किस होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा से, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 59 नंबर में है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है। तो ये हुआ था आपको 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी लाहौर में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इससे आगे है आपको नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो ये चुना था आपको ऑप्शन नंबर ए, दांडी को चुना था। उसके बाद है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये तो चंपारण में किए थे। राजकुमार शुक्ल जी ने इन्हें यहाँ पर लाए थे। किसानों की स्थिति गड़बड़ थी, यहाँ पे नील की खेती होती थी, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। ठीक है। वो भी बिहार में, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है।
अब है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसानों पर लागू हुई थी, उनको खेती करना पड़ता था नील की ज़बरदस्ती, ठीक है। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो ये तो बारदोली का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी को, ठीक। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह आपको हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो 1885 में हुई थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे, वो थे आपको ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को अच्छे से जांच पर रख सकते हैं इन क्वेश्चंस से, और ये क्वेश्चंस सब जो है वो एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी कल के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम आज लेके आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपको 1906 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन 70 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो इसका प्रसिद्ध नारा जो था वो था करो या मरो, या तो स्वतंत्रता प्राप्त करो या मर जाओ, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवी हेडगेवार ने की थी 1925 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कब हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। उसके बाद है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार जो है वो सभी को पता है अच्छे से, जो जेम्स वाट ने किए थे, ठीक है। उसके बाद है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, जो कपड़े को बुनने वाला मशीन था उसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी 1964 ईस्वी में। उसके बाद है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, 76 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ पे है ये, तो ये है आपको उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो किस वर्ष स्थापित की गई थी ये, तो इसका तीन ऑप्शन जो है वो मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का कपड़ा मिल जो था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1854 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई में। उसके बाद है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है आपको बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो ये खोला गया है आपको रूस के सहयोग से।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? भारत में पहली सूती मिल तो ये की गई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपको 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो ये बना था आपको 1881 ईस्वी में फैक्ट्री कानून। उसके बाद है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये बढ़ी थी आपको प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। उसके बाद है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये तो सबको पता है, महानगर जो होता है वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है, सभी रोजगार के लिए वहीं पे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना बनाई थी एबेनेजर हार्वर्ड ने। किसने? एबेनेजर हार्वर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? तो ये शहरों का बोल रहा है बुद्धिजीवी वर्ग, तो ये हो जाएगा आपको मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? तो ये हो जाएगा आपको मध्यम वर्ग, जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है। उसके बाद क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये पूंजीपति जो वर्ग थे उस किसका शोषण किया गया उसके द्वारा? तो श्रमिक वर्ग का, मतलब कम पैसा देके काम कराया जाता था उन लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये आपको हुआ था पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको अनाज रखने के लिए बनाया गया था। आखिरकार उसमें अनाज रखा नहीं गया, लेकिन अनाज रखने के लिए बनाया गया था, जमा करने के लिए। तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण आपको 1786 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है पटना साहिब में। कहाँ पे स्थित है? पटना साहिब में। उसके बाद है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है यहाँ पे। किसका? शेरशाह सूरी का। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपको बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। उसके बाद है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मतलब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, प्रिंट करने की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो वहीं पे हुई होगी जहाँ पे कागज़ का आविष्कार हुआ था। तो चीन में कागज़ का आविष्कार चीन में ही हुआ था, तो प्रिंटिंग का आविष्कार भी चीन में ही हुआ, शुरुआत जो हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था आपको जर्मनी में। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को कुल 100 क्वेश्चंस रिवाइज करवाए हैं SST हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री से तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए
और अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।